अच्छा जी। सो आज की कहानी जो है वो हमारी है अक्टूबर नवंबर 11 वेरिएंट है, सही है। अक्टूबर नवंबर का 24 सही है। मुझे मुश्किल लग रहा था कंपेयर टू 22, सॉरी 12 से आसान मुश्किल लग रहा है थोड़ा सा। तो मैंने ये उठा लिया, देखते हैं कि हमसे हो पाता है नहीं हो पाता। अच्छा जी, आ जाओ भाई। तुमसे कह रहा है कि व्हाट आर द एसआई बेस यूनिट ऑफ द मोमेंट ऑफ द फोर्स। सही है। सो मोमेंट आपके पास होता है फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, केजी मीटर सेकंड नेगेटिव, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड नेगेटिव टू। सही। सही है। न्यूटन है, न्यूटन को केजी मीटर सेकंड नेगेटिव टू हो जाएगा और वो दूसरा वाला मीटर हो जाएगा। सही है। विच स्टेटमेंट अबाउट द वेक्टर क्वांटिटी इज करेक्ट। ओके। सो एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज द कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। नो। सही है, वेक्टर क्वांटिटी है बट कांस्टेंट मैग्नीट्यूड उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है। सही है। टेम्परेचर इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, टाइम इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वेज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज अ डायरेक्शन। ओके। सो आगे चलते हैं। आपसे कह रहा है कि द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ a rectangular block is determined by measuring the mass and the linear dimension of the block. The list shown the results obtained together with their uncertainties. The density of the density is calculated to be this. What is what is the uncertainty in this result? Okay. So हम ये कह सकते हैं कि भाई जो तुम्हारी डेंसिटी होगी, अच्छा एब्सोल्यूट डेंसिटी मांग रहा है, परसेंटेज डेंसिटी निकाल के फिर तुम्हें एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सही है। सो percentage uncertainty in density is equals to। यार सी का आंसर है। क्या मतलब चीज? सबके 0.0.1 लगा रहे हैं। 0.0। अगर अगर आप इसमें जीरो मतलब बाबू मतलब वो 0.05 नीचे सी आंसर है ना, तो सबको ऐड अप करें उसके साथ पास ही आ रहा तीन को तो इसको तो ऐड नहीं कर सकती ना मास को, है। ओह। क्योंकि मास का यूनिट डिफरेंट है ना। पॉइंट मतलब इन दोनों को तो चलो आप ऐड कर रहे हो, सही है। सो ये तकरीबन 0.3 बन जाएगा। सही है। और लेकिन उसको नहीं ऐड कर सकते ना। और अगर चलो उसको ऐड भी कर लो तो तुम्हारे पास 0.13 बनेगा, वो जो कि तुम्हारे पास जो है इसके करीब आ रहा था तो बी के। नहीं। मतलब मेरा तुक्का सी लग गया था। तुक्का सी वैसे सही है, लेकिन क्यों होगा? ये बस सर। क्या तुक्के में क्यों नहीं पूछ सकते आप, क्योंकि वो तुक्का है। अब चलो खैर कर लेते हैं। सो परसेंटेज uncertainty in this, percentage uncertainty in mass plus percentage uncertainty in length plus percentage uncertainty in width plus percentage uncertainty in height। सही, ये तुम्हारे पास हो गया। सही है। अच्छा जी। अब आपके पास जो है मास आपने ले लिया 0.1 डिवाइडेड बाय 25। सही है। प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.01 divided by 2 प्लस 0.01 divided by 1। सही है। इज इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय 2.50। सही। मैं 100 100 हर जगह था वो मैंने कैंसिल कर दिया। सही है। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी बन गई। सो अब आप इसको सॉल्व कर लो। सही है। तो 2.5 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 25। सही है। एंड प्लस 0.01 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 0.01 divided by 2 plus 0.01 divided by 1। Okay. So I'm getting। वो मैंने मास को भी वो 0.0 लिया। मेरा 0.04 आ रहा था, तो सी अच्छा, ज्यादा पास था उसके। ये आ रहा है 0.0525, राइट, ये बन रहा है। सही। वैसे ये डायरेक्ट आप अगर आप मतलब सोचो ना तो डायरेक्ट ये आपके जहन में फौरन भी आ सकती है कि भाई ओके ये 100 आपने घटा दिया, इसको वहाँ मल्टीप्लाई करो फौरन सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी। सो आपसे कह रहे हैं कि व्हाट इज द रीजनेबल एस्टिमेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वन पेज फ्रॉम दिस एग्जामिनेशन पेपर। शाबाश। अच्छा जी। सो बाय द वे, अगर हम इसको देखें सो। सर इसका हम वो कर सकते हैं कि हम्म।
कहते हैं स्केल से मतलब लेंथ मीटर और मीटर रूल से आप विड्थ मेजर कर निकाल ली। सकते हो। हाँ, अगर आप जो ना, मतलब आपने लेंथ निकाल ली कि भाई इतना बन रहा है। सही है, जैसे मेरे पास जो पेज बन रहा है वो तकरीबन ये जा रहा है 25। सही है, तकरीबन ये 25 तक आ रहा है। सही है, और ऊपर चले जाते हैं ताकि जो है ना दिख पाए। तकरीबन 30, 29 तक आ रहा है। सही है, 29 सेंटीमीटर है। सही है, सो मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दो, मिलीमीटर बन जाएगा। सही है, और तुम्हारे पास यहाँ से आ रहा है तकरीबन 22। सही है। अच्छा जी, एक सेकेंड, 1000 नहीं करो क्योंकि 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर आता है ना। सो ये आ गया 22 है तो 220 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 29 था तो 290 हो जाएगा। सही है, सो तकरीबन 63800 आ रहा है। सही है, और इसकी थिकनेस बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल, तो थिकनेस को अगर तुम ना भी कंसिडर करो तो भी सही एस्टिमेशन है। सही है, सो हमारे पास जो है तकरीबन 6000 कुछ बन रहा है। 1 2 3 4, मेरे पास डी बन रहा है। अच्छा, और हम क्या कर सकते हैं, मिलीमीटर में ही हमने लिया हुआ है। सर आंसर लेकिन सी है। एक सेकेंड, 63800, ये आ रहा है इसका एरिया। राइट, ये आ रहा है इसका एरिया। राइट। अच्छा, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करने के लिए थिकनेस आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। राइट। अब जो थिकनेस है, वो थिकनेस जो होगी वो आपके पास होने वाली है, जो थिकनेस आपके पास है वो तकरीबन होगी, आप ले लो 1 से तो छोटी है थिकनेस। राइट, क्योंकि 1 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। राइट, 1 मिलीमीटर से भी छोटी होगी। राइट, थिकनेस ऑफ द पेपर वो 1 मिलीमीटर से भी आपको छोटी मिलेगी। तो जब 1 मिलीमीटर से छोटी मिलेगी तो प्रॉब्ली आपके पास ये सी बन जाएगा। सही है, क्योंकि ये एरिया मल्टीप्लाई बाय थिकनेस करोगे। सही है, थिकनेस। सही है, और थिकनेस जो है वो आपके पास आप कह लोगे तकरीबन इट शुड बी 0.01 में भी, या 0.1। सही है, तो वो आपके पास जो है ना ये बना देगा। सही है, ये 0.1 ले लेते हैं, 0.1, तो वो आपके पास जो है ना ये बना देगा। सही है, ये एरिया आ रहा है। सही है, वो वॉल्यूम के एस्टिमेशन दे रहे हो तो ये है। सही है, अब बेटा तुक्के लगा रहे हो तो मार्किंग की बंद करके लगा। नहीं, मार्किंग की कौन की कैसे तुक्के लगा सकते हो तुम, वो तो चीटिंग हो जाएगी। खैर, अच्छा जी, सो आपसे कह रहे हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एट अ वेलोसिटी v of a magnitude and an angle theta horizontal. It hits the ground at a time t after it is projected. Assume the air resistance is negligible. सही है। ओके, सो सिंपल काइनेमेटिक्स से तुम कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, विच स्टेटमेंट डज नॉट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट हैज अ वैल्यू u cos theta. Yes, this is correct. The horizontal distance traveled by the is t u cos theta. This is also correct. सही है, and yes, the time taken for the to reach the maximum height is t by 2. Yes, ये भी सही लग रहा है। सही, द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट कांस्टेंट नहीं होती है। राइट, दिस इज द इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। राइट, वो आगे जाके चेंज हो जाएगी। सो दिस इज द आंसर। अच्छा जनाब, तुमसे कह रहे हैं अभी आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें तंग नहीं कर रहा हूँ। सही है। A person traveling on a motorway, a total distance of 200 kilometers, travel efforts 90 kilometer at an average speed of this much. Which average speed must be obtained for the rest of the journey if the person is to reach the destination the total of okay. तो वो याद रखना कि जिस तरह से मिक्सर की डेंसिटी के अंदर तुम काम करते थे यहाँ पे वही काम होगा। राइट, अब देखो पहले तुम्हारे पास है, उसने तुमसे कहा हुआ है कि भाई ओके, वी एवरेज, राइट, इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। राइट, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। राइट, सो इन्होंने एवरेज वेलोसिटी हमें दी हुई है पहले वाले के पहले वाले उसके अंदर मोशन के अंदर। हम यहाँ से हमें टाइम नहीं दिया हुआ, यहाँ से पहले टाइम निकाल लेते हैं। सही है, सो हमें बस आ रहा है 200 किलोमीटर्स। राइट, हमें सारी चीज़ें किलोमीटर्स और आवर के अंदर चाहिए। सो मैं कन्वर्ट नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, एवरेज स्पीड है 80। राइट, सो 200 डिवाइडेड बाई 80 जो मैं करूँगा, सो आई एम गेटिंग 2.5 आवर्स। सही है, सो ये मेरे पास यहाँ से टाइम आ गया
2.5 आवर्स, राइट, पहली वाली उसका सही है। अच्छा, अब उसके बाद जो है, अच्छा सॉरी गलत हो गया। ट्रेवल फर्स्ट 90 किलोमीटर, सॉरी, फर्स्ट 90 किलोमीटर है, माजरत। फर्स्ट 90 किलोमीटर्स और ये डिवाइड बाय 80, सो मेरे पास आ रहा है 1.125, राइट, 1.125 आवर्स, राइट। सही हो गया। अच्छा, तो रिमेनिंग कितने डिस्टेंस बच गया भाई? 200 में से 110 बच गया, राइट। ये पहले वाले केस का हो गया, 110 बच गया दूसरे वाले केस के लिए, सही है। सो अब जो सेकंड वाला केस है उसके लिए आप कर लें, सही है। बल्कि वैसे हमें इतनी ख्वारी करने की क्या ही जरूरत है? व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑब्टेन फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी? अच्छा, रेस्ट ऑफ द जर्नी मांगा हुआ है, ओके। सो रेस्ट ऑफ द जर्नी के लिए हमारे पास जो वो है, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस है, वो हमारे पास है वी एवरेज, राइट, फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी। सो हमारे पास रेस्ट ऑफ द जर्नी के लिए जो वो है स्पीड है, सॉरी डिस्टेंस है, वो हमारे पास है 110, राइट। और हमारे पास जो टाइम होगा वो तकरीबन 2 आवर पूरी जर्नी को लग रहा है। सो उसमें से माइनस कर दोगे तो आपके पास जो है ना, ये आ जाएगा। सही है, 0.87, 0.875, सही है। तो अच्छा जी, यार ये बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा? 2 आवर्स, 1.5 आवर्स, सही है। मिनट के अंदर जा रहा है, सही है। एंड 0.875, 125, 126 डी बन रहा है, सही है। 6 का डी बन रहा है, सही है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है, सही है। और ये सेकंड वाला रिपीटेड है, फर्स्ट वाला रिपीटेड है, सही है। थर्ड वाला नया नया लग रहा है। और चलो, द कार मोमेंटम, व्हाट इज द कार ऑफ अ मास दिस मच एंड द मोमेंटम दिस मच। यहाँ से स्पीड निकालो, काइनेटिक एनर्जी निकाल दो, राइट। सो पी इज इक्वल टू एम वी, राइट। और तुमने किया, तुम्हारे पास जो है 18, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 12, यहाँ से आगे तुम्हारे पास स्पीड, एंड देन हाफ एम तुम्हारे पास आ गया 1200, एंड देन वेलोसिटी में तुमने रख दिया, ये जो वेलोसिटी यहाँ से निकाली है 18, 1 2 3 डिवाइडेड बाय 12, 1 2, राइट। स्क्वायर कर लो, सॉल्व कर लो। सो तुम्हारे पास आ गया, अच्छा जी, अगर हम इसको लेंगे 0.5 इंटू 18,000 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1200, सही है। सो आई एम गेटिंग 135 किलो जूल्स, यस, सही है। चलो, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, सही है। सो तुमसे कह रहा है कि अ लेडर इज पोजिशन ऑन द आईसी फ्रिक्शनलेस ग्राउंड एंड इट इज लीन अगेंस्ट द रफ वॉल, ओके। सो यहाँ पे फ्रिक्शन लेस है, राइट, और यहाँ पे फ्रिक्शन है, राइट। At an instant of release, it begins to slide. Which diagram shows the direction of the force P, W and R acting on the ladder? Okay. अच्छा, बेसिकली P जो है वो तुम्हारे W जो है वो तुम्हारे पास वो है, क्या बोलते हैं, वेट है, और R जो है वो तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है, P तुम्हारे पास कॉन्टैक्ट फोर्स है, राइट। अच्छा, हमारे पास जो है ग्राउंड आईसी है, राइट, और वॉल रफ है, राइट। सो अगर आईसी ग्राउंड होगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी, सही है। और अगर वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी तो इसका मतलब ये होगा, देखो वेट तो सब जगह पे सही सही लग रहा है, राइट, सारा फड्डा जो है वो पी और क्यू को लेके, सही है। अच्छा, अगर तो हमारे पास आईसी ग्राउंड है तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, तो जस्ट कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स एग्जैक्टली ऊपर लगेगी, राइट। सही है, ये एग्जैक्टली ऊपर लगेगी, ये सही आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। यहाँ पे ये दोनों गलत आ रहे हैं, राइट, ये दोनों आगे पीछे जा रहे हैं, सही, क्योंकि ये यहाँ पे इन्होंने रेजिस्टिव फोर्स को कंसिडर किया हुआ है, राइट। उसके बाद इन्होंने कहा भाई कि रफ वॉल है, राइट। अब जब रफ वॉल है, सो रफ वॉल में जैसे ही इसने यहाँ पे रखा हुआ है, सही है, सो कांटेक्ट में आने की वजह से पी की जो फोर्स है ये कांटेक्ट फोर्स है, राइट। पी की जो फोर्स है दिस इज अ कांटेक्ट फोर्स, राइट। और चूंकि जो है ये थोड़ा सा स्लाइड करने लगेगी इस डायरेक्शन में, राइट। सो फ्रिक्शन जो होगी वो इस डायरेक्शन में लग रही होगी, राइट, क्योंकि ऊपर से नीचे जा रही होगी, सही। लेडर जो है वो ऊपर से नीचे जा रही है, राइट। सो फ्रिक्शन जो है वो यहाँ पे लग रही होगी, दिस इज द फ्रिक्शन, राइट। सो इनका रिजल्टेंट जो है वो तुम्हें यू दिख रहा होगा, राइट।
तो इस वजह से तुम्हारे पास जो यहाँ वाली जो ये वाली फोर्स होगी ना, ऊपर वाली जहाँ पे वॉल पे जो लग रही होगी, उसके दो फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। तो तुम्हारा बी सही आंसर लग रहा है, क्योंकि जो है ना इसमें ये फोर्स आ रही, राइट। चलो जी, आ जाओ। A toy parachute is dropped from a bridge and fall vertically through the air. The graph shows the distance traveled by the parachute against time. Which region of the graph show when the parachute is at the terminal velocity? सही है। अच्छा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड है, ओके, और तुम्हारे पास जो है वो है। और अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो नीचे गिर गया है बिल्कुल, राइट, मतलब बिल्कुल जमीन पे आ गया, सही है, और कोई डिस्टेंस उसका वो नहीं हो रहा, मूव नहीं हो रहा, टाइम बस पास हो ही जा रहा है, राइट। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, सही है। टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के ऊपर स्ट्रेट लाइन होगी, यूनिफॉर्म लाइन, राइट। तो बी तुम्हारे पास ऑप्शन हो जाएगा, सही है। अच्छा जी, आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारे पास जो है a lift elevator consists of the passenger car supported by the cable that run over the light frictionless pulley to counterbalance. Okay, the counterbalance fall as a passenger rises. Okay, show some of the table. Okay, car passenger car. Okay, counterbalance passenger 80 passenger. Okay, सही है। अच्छा, पैसेंजर का मास है, ओके। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन ऑफ द कार व्हेन कैरिंग जस्ट वन पैसेंजर व्हेन एंड व्हेन द पुली इज फ्री टू रोटेट? ओके, ओके, सही है। सो इसने जो है, इसने बेसिकली ऊपर जाना है, राइट, इसको लेके ऊपर जाना है, सही है। तो अब हमारे पास मूवमेंट ऊपर की है, सही है। इस बंदे का जो वेट है वो नीचे लग रहा होगा, अलॉन्ग विद यहाँ पे जो है 80 इसका पैसेंजर है, और दोनों के मासेस ले लोगे तो हो जाएगा 600 इंटू 9.81। दिस इज द combined weight of the passenger car and the बंदा, सही, एक ही बंदा है, ये दोनों आ गए, सही है। और ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही होगी टेंशन, सही है। और वो टेंशन, अच्छा, ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन लग रही है और वो बराबर हो गया एम ए की, राइट। सो और यहाँ पे काउंटर वेट नीचे लग रहा होगा, सही है। और टेंशन इस डायरेक्शन में लग रही होगी, राइट, और मोशन यहाँ पे हो रहा होगा, सही है। सो यहाँ पे जो काउंटर वेट है वो हमारे पास है 640, सही है, इंटू G 9.81, राइट, और इक्वल्स टू एम है, सही। दो इक्वेशन बना लो, तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी T - 600G, राइट, इज इक्वल्स टू 600A, राइट, और दूसरी इक्वेशन बन जाएगी 640G माइनस T इज इक्वल्स टू 640A, सही है। सो टी एन टी गोज ऑफ, ओके। यार को एक्चुअली पूछा क्या है? एक्सेलरेशन मांग रहे हैं, तो ये ए निकालना है बस, सही है। 640 जी, जी ग्रेविटी आके 600 जी माइनस में आ गया, और डिवाइडेड बाय इन दोनों को प्लस कर दो, तो ये आगे पास हो जाएगा 1240, सही है, ए, सही हो गया। सिर्फ दो अलग अलग इक्वेशन बनेगी, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। 40 × 9.81 डिवाइडेड बाय 1240, 0.316, 0.32 बी बन रहा है, सही हो गया, समझ में आ गया। अच्छा जी, आ जाओ। तुमसे क्या रहे हैं? The stationary ball of a mass m is hit by the bat. The bat, the ball leaves the bat with a velocity v. The bat is in contact with the ball for the shortest time. Okay, what is the average force of the ball on the bat? Okay, so F is equals to change in momentum over change in time, right? अच्छा जी, so अब जब आपने ये कर लिया, तो अब आपके पास क्या होगा कि stationary ball of a mass m is hit by a bat. The ball leave with a velocity. Okay, so initial velocity जीरो हो जाएगी बॉल की, सही है। और फाइनल वेलोसिटी जो है वो, तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास आ जाएगा एम वी, सही, इनिशियल मोमेंटम जीरो है इन अ टाइम ऑफ
डेल्टा टी, राइट। तो एम वी ओवर डेल्टा टी बन रहा है, ये बन जाएगा, सही है। अच्छा जी, आ जाओ भाई, रीड कर लो, हारून रीड कर सकते हो प्लीज। A disk of mass m is moving across a horizontal frictionless surface with constant velocity u. It collides with a stationary disk of mass 4m. The diagram shows the view from above of the motion of the two disks before and after the collision. What is the initial velocity u of the disk of mass m? हम्म, क्या करेंगे भाई? सर उसकी एक वो ले लेंगे ना, क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स। फोर, हाँ जी, 4 cos 45 करके तो होगा। सही है। अच्छा, बाय द वे, ओके, पहले तो आपने कहा कि भाई ये हो जाएगा 4 cos 45, ओके, इंटू एम, सही है, और ये हो जाएगा 4 sin 45 इंटू एम, सही है, और ये हो जाएगा 4, अच्छा जी, v cos 45, कम ऑन, v cos 45, ओके, इंटू कैपिटल इंटू 4m, सही है, और 4m, फिर उसके बाद v एंड sin 45, सही, ये हमारे पास दोनों मोमेंटम आ गए। अच्छा, ये इन हॉरिजॉन्टल भी आ गया, वर्टिकल भी हमने निकाल लिया, सही है। यहाँ पे जो होगा हॉरिजॉन्टल मोमेंट, वर्टिकल तो जीरो हो जाएगा, और हॉरिजॉन्टल मोमेंटम जो होगा वो एम यू होगा, सही है। अब बताओ कि क्या करें, क्या यूज़ करें? व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी यू ऑफ द मास एम? सर कॉस वाला कंपोनेंट यूज करेंगे ना। यार मसला ये लग रहा है कि ये इस v का क्या करोगे? बस एक नॉर्मल मोमेंटम वाली इक्वेशन से नहीं निकल आएगा। कर लेते हैं भाई, फंस जाओगे लेकिन नहीं निकलेगा। The diagram shows a view of the above. Okay. What is the change in velocity of u? Okay. अगर आप इसको देखो, सो एम यू इज इक्वल्स टू, फाइनली आगे पास हो जाएगा 4m cos 45, राइट, प्लस 4m v cos 45, सही है। और फिर डी आंसर लग रहा है। देख के बता रहे। नहीं नहीं, वैसे ही मतलब हल्का समझ के देखे ना। पहले यू आ रही है, फिर बाद में दो हिस्सों में बंट के एक के पे चार्ज आ रही है, तो उससे पहले चार्ज ज्यादा होगा, तो मतलब डी होगा। आप ये कह सकते हो कि जो है यहाँ पे बस ये एक ऑप्शन बचता है, क्योंकि आप यहाँ पे अगर आपके पास 4 की वेलोसिटी है, सो यहाँ पे जो भी वेलोसिटी होगी, जब वो वेलोसिटी कंबाइन होगी उस, यानी इन दोनों के मोमेंटम को जब आप कंबाइन करोगे, सो उसके बाद जो है वो आपके पास इसकी वेलोसिटी निकालोगे, तो उसकी वेलोसिटी 4 से ज़्यादा बनेगी, बस ये बता सकते हो। लेकिन कैलकुलेशन से अब नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें सारी वेलोसिटीज जो है ना बाकी सब छोटी दी हुई है। सही, ये कर सकते हैं, ऐसा कर लेते। बाकी कैलकुलेशन से तो नहीं हो पाएगा, कैलकुलेशन में आपके पास यहाँ पे भी यू आएगा अननोन, और वहाँ पे भी वी बन रहा है, सही है। हाँ, ये कर सकते हैं क्योंकि दोनों के एंगल सेम है, मासेस दोनों के डिफरेंट है, सही है, तो मे बी उस वजह से कुछ रेशो वेशो लगा के कर सकते होगे, इसकी वेलोसिटी निकाल सकते होगे, सही है। तो ये खैर, आ जाओ भाई, इब्तिसाम रीड कर ले भाई। An object is dropped from rest on the earth from a height of 2 meters. The same object is dropped from rest on the moon from twice the height. The acceleration of free fall on the moon is approximately 16% of the value on the earth. Assume that there are no resistive force acting on the object. What is the ratio of speed of the object before hitting the surface of the earth? Divided by speed of the object just before hitting the surface on the moon. क्या कर सकते हैं भाई? सर पहले तो हम लोग क्या कहते हैं,
एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल ऑफ मून निकालेंगे, जो कि 9.81 का 16% होगा। ओके। फिर हम लोग अगर हम वैसे काइनेमेटिक्स लगा लें, सही है, सो एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर जस्ट बिफोर हिटिंग, नहीं नहीं फायदा नहीं होगा इससे। टाइम हम नहीं ले रहे, सो टू ए एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ले लेते हैं, सही है। सो टू इंटू जी जो है वो मेरे पास अर्थ की जो है ना वो ये है, सही है, और एस जो है वो मेरे पास टू है, सही, अर्थ पे। और इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी मेरे पास ये आ जाएगी यहाँ से, सही। और मून पे जो है टू इंटू जी जो है वो मेरे पास है 16% ऑफ जी, राइट, 0.16 ऑफ जी, राइट। एंड एस जो है उन्होंने कहा कि फ्रॉम द रेस्ट ऑन द मून फ्रॉम ट्वाइस द हाइट, सो टू की जगह फोर कर लो, सही है। और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा वी स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली दोनों की ये, राइट, ये मून हो गया, ये अर्थ हो गया, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व कर लो, सही है। सो टू जी या फोर फोर जी हो जाएगा यहाँ पे डिवाइडेड बाय 8 जी, 8 इंटू 0.16 जी, राइट। और होल थिंग दोनों के रूट कर लो, सही है। तो आपके पास जो है ना वी ई ओवर वी एम पता चल जाएगा। ये बन रहा है 1.767, सो 1.8, जी से जी कैंसिल भी कर सकते हो, सही, समझ रहे। 1.8। चलो आगे आ जाओ, मूसा रीड कर ले भाई। The graph shows velocity v. The graph shows how velocity v varies with time t for a bungee jumper. At which point is the bungee jumper momentarily at rest, and at which point does she have zero acceleration? हम्म, क्या बोलेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या ग्रेडियंट क्या बताता है, और वो क्या बताता है, एरिया। And acceleration, ओके। एरिया, और क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। सही हो गया। अच्छा जी, सो जंपर एट रेस्ट, तो इसका मतलब होना चाहिए कि ग्रेडियंट जीरो आ जाए, सही है। तो क्यू कैंसर है, एक ऑप्शन का कैंसर है क्या चीज़? प्लीज, मतलब सारे ऑप्शंस। दिख नहीं रहे, मेरे पास तो दिख रहे हैं। सर सी लग रहा है, क्योंकि ग्रेडियंट कांस्टेंट बस क्यू पे है, तो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो होगी। बस यहाँ पे एक्सेलरेशन, अच्छा वैसे एक सेकंड, जंपर विद द जीरो एक्सेलरेशन क्यू पे आ रही है, सही है। और जंपर इज एट रेस्ट वो आपके पास आ रहा है आर पे, सही है, क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी सही है, गुड हो गया। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि द सॉलिड स्फीयर विच इज लेस डेंस देन द वाटर, तो इसका मतलब है डूबेगा नहीं इतनी आसानी से, इज हेल्ड कम्प्लीटली इमर्ज्ड इन द वाटर अ फ्यू मीटर्स बिलो द सरफेस। अच्छा, इसका मतलब है हेल्ड का मतलब है कि आपने कोई फोर्स लगा के उसको रखा है, वरना सिंक नहीं होगा क्योंकि डेंसर लेस डेंसर है। द डेंसिटी ऑफ द वाटर इज यूनिफॉर्म, द स्फीयर इज रिलीज immediately after अच्छा, the sphere is released immediately after release, the sphere rises, right, क्योंकि अब thrust जो है वो ज़्यादा होगा वेट से, which would describe the changes in the magnitude of the thrust and the sphere resultant force as it rises, okay। अब thrust कांस्टेंट रहेगा वो जब तक पानी के अंदर रहेगा, क्योंकि अब thrust का फॉर्मूला होता है रो जी वी, राइट, तो इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं हो रही, लेकिन जैसे ही वो बाहर आने लगेगा तो अब thrust चेंज हो जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन द स्फीयर, तो वो भी फिर उसके हिसाब से कांस्टेंट रहनी चाहिए, सही है। अगर नहीं वैसे आपके पास जो है ना अब थ्रस्ट है, यहाँ पे ड्रैग फोर्स होगी, सही है, और अगर ड्रैग फोर्स हमारे पास है, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेट होगा, सही है, स्पीड अप होगा, तो उसकी वजह से रेजिस्टिव फोर्स इंक्रीज होगी, रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज हो जाएगी, सही है। तो रिजल्टेंट फोर्स तुम्हारी डिक्रीज हो जाएगी, सही है, ये बना दो, सही हो गया, क्योंकि लेस डेंसर है, लेस डेंसर की वजह से पानी उसको जो है ना उस पे विस्कस ड्रैग और लगा रहा होगा, सही है। अच्छा जी, आ जाओ। हाँ जी, मुझसे रीड कर ले भाई। A uniform bar of weight 200 Newton and length 4 meter is freely hinged on a wall at one end.
The bar is horizontal and is held in equilibrium by a cable attached at a distance of 0.5 meter from the other end. The cable is set at an angle of 35 degree to the horizontal. What is the tension T in the cable? सही है। मोमेंट लग रहा है। क्या सर? टी साइन थीटा। सही है। मोमेंट लग रहा है, मोमेंट। सही है। तीन फोर्सेस इसके अंदर होने वाले, यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका मतलब है वेट बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर से कम काम करेगा। सही है। यह आ गया 200। और आपके पास दो फोर्स हैं बेसिकली, एक ये है और एक टेंशन। सही है। सो 200 टू आपने कर दिया, ये आपको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, इज इक्वल्स टू टी साइन 35। और ये आपने कर दिया 3.5, राइट। 3.5। सही है। सो सॉल्व कर लो टू के लिए। ये हो जाएगा 400 डिवाइडेड बाय 3.5 साइन 35। 200 आ रहा है। सही है। अच्छा जी। तुमसे कह रहा है कि कपल तुम्हें दे दे, और विच डायग्राम शो द फोर्स दैट प्रोवाइड कपल एंड जीरो रिजल्टेंट फोर्स। कपल हमेशा जीरो रिजल्टेंट फोर्स जनरेट करता है बट टॉर्क जीरो नहीं होती है उसकी। सही है। सो अब यहाँ पे तुम्हारे पास जो है, यहाँ पे तो जीरो रिजल्टेंट फोर्स आ जाएगा बट कपल नहीं बनेगा, जीरो रिजल्टेंट टॉर्क आ जाएगा। यहाँ पे जीरो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा बट कपल भी नहीं सर, बनेगा। हाँ। एक इस तरह सर का ये क्वेश्चन है होगा ना ना। जिसमें हाँ बोलो। जिसमें कोप्लेनर फोर्सेस का कहा था, वो कौन सी होती है? ये भी कोप्लेनर फोर्सेस का मतलब होता है सारी फोर्स एक ही प्लेन पे लग रही है। अभी एक प्लेन है, इस पे सारी फोर्सेस लग रही है। सही है। ओके। अब अगर लेट से एक प्लेन ऐसा है, ये एक प्लेन है। सही है। यहाँ पे दूसरा प्लेन आपको दिया हुआ है। सही है। जैसे कमरे की दो दीवार आप अज्यूम कर लो। सही है। सही है। अब एक फोर्स आप लगा रहे हो इधर, एक फोर्स आप यहाँ पे लगा रहे हो, इस प्लेन पे लगा रहे हो। सही है। एक फोर्स आप इस वाले प्लेन पे लगा रहे हो, और एक फोर्स आप इस वाले प्लेन पे लगा रहे हो। ऑब्वियसली बात है वो को प्लेनर फोर्स नहीं है, दो अलग अलग प्लेन पे लग रही। तो उसका इफेक्ट भी एक इफेक्ट एक प्लेन पे होगा, दूसरा इफेक्ट दूसरे प्लेन पे होगा। समझ लो। तो उसकी वजह से आपको रिजल्टेंट नहीं पता चलेगा क्या हो, मतलब रिजल्टेंट आप उसका नहीं निकाल सकते हो। समझ लो? चलो। अच्छा जी, उसने आपसे कहा हुआ है कि हारून रीड कर ले भाई। Ball of mass m is thrown up to height h in air with an initial velocity v as shown. Air resistance is negligible. The air acceleration of free fall is g. What is the total work done by the gravitational force on the ball during its flight from P to Q? जीरो। He says अरे यार बेकार क्वेश्चन था, ये भी रीड कर लो बेटा खुद ही से। a spring of spring constant 30 Newton meter is suspended vertically from its top. The spring obeys Hooke's law. Initially, the spring is not compressed and not stretched. A mass of 0.5 kg is attached to the bottom of the springs. The mass is released from rest and falls. Frictional effects are negligible in the motion that follows. What is the maximum extension of the spring? क्या करेगा भाई? So, सोचना पड़ेगा। हम्म। अच्छा जी, सोचते हैं भाई, मिलके सोचते हैं। सर, इसमें वो एफ एक्स वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा? है ना एक्सटेंशन वो कैसे निकालोगे? सर एफ एफ 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9.81 हो जाएगा। वेट ही जीरो उसका पॉइंट दिया है। फाइव इंटू 9.81 आप कह रहे हैं, ओके, डिवाइडेड बाय के आपने कह दिया 50। हाँ। 30। सो ये आ जाएगी एक्स। ऐसे ही आ रहा सर है। 9.81 डिवाइड बाय 30। 0.16 आ रहा है, 0.17। कोई चीज़ कन्वर्जन है किसी की? हम्म, 0.16 लिखा हुआ सही है, सी। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं कि वायर है ओरिजिन लेंथ क्रॉस सेक्शन एरिया टेंसाइल फोर्स। ओके। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर द यंग मॉडुलस ऑफ द वायर? ओके। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन होता है, ये तो गलत हो गया, स्ट्रेन ओवर स्ट्रेस है। F(x)F(L)/A ही होता है। ये भी गलत हो सकता है। सही, ये भी गलत हो जाएगा। सही, ये सही है। सही है।
और ये गलत है। सही है, समझ रहे हो ना? ठीक है। क्योंकि तुम्हारे पास जो है ना वो एफ एल अपॉन ए ई होता है, राइट? सो तुम्हें पता है कि भाई एल अपॉन ई ये बेसिकली वन ओवर स्ट्रेन है, राइट? क्योंकि स्ट्रेन बेसिकली होता है ई अपॉन एल, राइट? ये एल अपॉन ई है तो वन ओवर स्ट्रेन हो जाएगा। और एफ एल एफ और ए तो ऐसे ही है। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि भाई a wire stretched by gradually increasing force, the force extension graph for the wire is shown. Okay, which statement correct? Okay, point Q is the elastic limit of proportionality लग रही है, point R is the limit of proportionality, elastic limit लग रही है, the area under the graph from P to S। यार सी लग रहा है। अबे पढ़ने दो ले। the area under the graph from P to S is the elastic potential energy stored in the wire। Okay, the area under the graph from P to S is the work done in stretching the wire। वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर हो सकता है। सही है। और द एरिया अंडर द ग्राफ फ्रॉम पी टू एस इज द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। ये डी होना चाहिए यार, द एरिया। हम इसको ओ, वर्क डन कह रहे होते हैं। सही है, ये वर्क डन होता है हमारे पास, जो स्ट्रेच करने के लिए काम आ रहा होता है। तो सी क्यों नहीं है? यार बेसिकली जब आप फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में, एक सेकेंड, द वायर शोन, हम जब इसके अंदर वायर में वो कर रहे होते हैं ना, क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन जब हम प्रोड्यूस करते हैं उसकी वजह से, या हम एक्सटेंड कर रहे होते हैं उसको, तो बेसिकली हम वर्क डन कर रहे होते हैं। सही है। और वो वर्क डन सारा का सारा स्ट्रेचिंग के अंदर जो है ना जा रहा होता है। सही है। तो इस वजह से हम इसको ये कहते हैं। हम वो मतलब जब आप इसको रिलीज करोगे ना, और फिर यानी अब आपने इसको स्ट्रेच किया वायर को, सही है, और आप अब वायर को आपने रिलीज कर दिया, और लेट से वायर अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आ सका, और कुछ ना कुछ जो है ना उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई। सही है। तो वो फिर आपके पास हो जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो? और जब आप वायर को स्ट्रेच करो, सो दैट इज अ वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द वायर। सही। और जब रिलीज करोगे सो कुछ एनर्जी आपको वापस मिल जाएगी, या तो सारी मिल सकती है, राइट? सारी मिलेगी तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी। लेकिन अगर सारी नहीं मिली है, कुछ एनर्जी स्टोर रह गई है उस स्ट्रिंग के अंदर, जिसकी वजह से वो डी शेप हो गया, डीफॉर्म हो गया, थोड़ा लंबा रह गया, राइट? तो उस वो जो एनर्जी स्टोर होगी वो हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। समझ रहे हो? तो अच्छा जी, स्प्रिंग हैज अनस्ट्रेच लेंथ, और आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग इज deformed within the limit of proportionality, the new spring length is this much, what is the elastic potential energy stored? Okay, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब डीफॉर्म हुई हुई है, राइट, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड कब इस्तेमाल करें? कि जब वो डीफॉर्म हुई हुई है, राइट? ओके। अच्छा जी, डी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का जो वर्ड है ना, दो जगह पे वो होगा। सही है, क्योंकि स्टोर तभी हो सकती है एनर्जी कि जब आपके पास जो है ना परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए, राइट? अगर वो आपने उसको रिलीज कर दिया तो फिर वो डिफॉर्म परमानेंटली नहीं होगी, राइट? यहाँ पे हमें पता नहीं चलेगा उसे स्टोर रिलीज या नहीं किया। सही। अच्छा जी, तो तुमसे कह रहे हैं स्ट्रेच लेंथ इतनी है, इतना आ गया है, और एन ऑब्जेक्ट इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग ऑफ दिस डिफॉर्म विद इन दिस द न्यू लेंथ। ओके, सो नहीं, E इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, राइट? सो के हमारे पास आ रहा है 400, राइट? और हमारे पास जो है अनस्ट्रेच लेंथ और एक्सटेंशन, ये 0.2 हो जाएगी। सही है, इसको स्क्वायर कर दोगे और ये 1/2। सही है। 200 इंटू 0.2 स्क्वायर्ड। सही है, सो 8 बन रहा है। अच्छा जी, आ जाओ भाई, एग्जाम रीड कर लो भाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन बाय द वे। A wire consists of a 3 meter length of a metal X joined to a 1 meter length of metal Y. The cross-section area of the wire is uniform. A load is hung from the wire, causes metal X to extend by 1.5 millimeter and metal Y to extend by 1 millimeter. The same load is then hung from a second wire of the same cross-sectional area consisting of a 1 meter length of metal X and a 3 meter length of metal Y. Both wire are extended within their limit of proportionality. What is the total extension of the second wire? अच्छा जी, सर बी लग रहा है। क्या रीजन भाई? कुछ रीजन भी तो बताएगा, ऐसे मतलब नाम दे दे। वैसे
वो जरा अबे सही क्वांटिटी लग रही है। अबे सॉरी। हम्म हम्म हम्म, हम्म। अच्छा जी सही है। लोड इज हंग फ्रॉम वायर कॉज मेटल एक्स टू एक्सटेंडेड दिस। सही है। तो जब आपने लोड लगाया तो एक्स जो है वो आपके पास एक्सटेंडेड बाय 1.5 मिलीमीटर एंड। सही है। तो एक्सटेंशन टोटल हो जाएगी इतनी। सही है। द सेम लोड इज देन हंग फ्रॉम द सेकंड वायर of the same cross sectional consisting of 1 meter length of x and 3 length of y. Both the y are extended within the limit of proportionality. Extension of this y. अच्छा सर जी। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके नहीं कर सकते? करेंगे वैसे ही, लेकिन जो है ना थोड़ा सा वैसा नहीं होगा। देखो, जो हमारे पास जो टोटल एक्सटेंशन आ रही है पहले वाले केस के अंदर, वो हमारे पास आ रही है 2.5 की, राइट, पहले वाले केस के अंदर, क्योंकि 1.5 यहाँ से आ रही है, 1 यहाँ से आ रही है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है, तो दोनों की एक्सटेंशन एडअप हो जाएंगी। सही है। अच्छा जी, अब सेकंड वाले के अंदर जो है वो आपके पास जो टोटल एक्सटेंशन आने वाली है। सर वैसे आप फिर से वो सीरीज और पैरेलल वाला समझा सकते हैं? भाई सीरीज के अंदर जो है, सीरीज के अंदर फोर्स सेम रहती है। सही है। सीरीज में आपके पास फोर्स सेम रहती है। सही है। सही है। और आपके पास जो है ना टोटल एक्सटेंशन जो होती है, एक्सटेंशन 1 प्लस एक्सटेंशन 2 प्लस एक्सटेंशन 3 से आती है, राइट। और जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो 1/k1, 1/k टोटल इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 एंड सो ऑन, राइट। पैरेलल के अंदर जो है वो तुम्हारे पास होता है, एक्सटेंशन सेम रहती है। सही है। और फोर्स जो होती है वो डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। टोटल फोर्स जो है वो F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। सही है। और जो वो होता है, ये हो जाएगा 1 ओवर सॉरी के जो होता है वो तुम्हारे पास K1, के टोटल इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3, राइट, ये हो जाएगा। सही। अच्छा जी। एक चीज मुझे कर लेने दो। देखो, अगर मेरे पास जो है F इज इक्वल टू के एक्स है, राइट, के एक्स, राइट, अगर मैं एक्स के लिए काम करूँ तो एक्स के लिए मेरे पास एफ सेम है। सही है। सो ओरिजिनल लेंथ बस अलग है। सही है। तो जब मेरे पास जो है 1 मीटर की जब मेरे पास 3 मीटर था एक्स, सही है, 3 मीटर था एक्स, राइट, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो एक्सटेंशन आ रही थी, सही है, 3 मीटर की कॉरस्पॉन्डिंग एक्स की जो मेरे पास एक्सटेंशन आ रही है वो आ रही है 1.5 की। सही है। सो अब जब एक्स 1 मीटर है, सही है, सो 1 मीटर की कॉरस्पॉन्डिंग क्या एक्सटेंशन आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। सही है। सो दैट वुड बी 1.5 डिवाइड बाई 3। सही है। अच्छा जी। और y जो है, y का जब 1 मीटर है, सही है, y की जब 1 मीटर की लेंथ थी प्रीवियसली, तो उसकी जो एक्सटेंशन आ रही है वो मेरे पास आ रही है 1 मिलीमीटर की, राइट। अब जो है, जब वायर को आपने 3 मीटर कर दिया है, तो उसकी वजह से जो उसकी न्यू एक्सटेंशन होगी वो क्या होगी, ये हम निकाल लेते हैं। सही है। सो यहाँ से इसकी एक्सटेंशन आ जाएगी 3 की, राइट, और इसकी एक्सटेंशन आ जाएगी 1 और 2 0.5 की, राइट। इसकी एक्सटेंशन 0.5 की आएगी और इसकी एक्सटेंशन 3 की आएगी, राइट। यानी एक्स न्यू जो है, सही है, एक्स न्यू ये आपके पास है 0.5, और वाई न्यू जो है ये आपके पास है 3, राइट, तो ऐड अप करोगे तो 3.5 हो जाएगी। सही। अच्छा जी, आ जाओ। सो तुमसे कह रहा है कि द ग्राफ शो द वेरिएशन विद द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस फॉर द प्रोग्रेसिव वेव एट वन इंस्टेंट शोन। सही है। और द पीरियड ऑफ द वेव इज 91 मिली सेकेंड। इट कैन बी व्हाट कैन बी डिटरमिन अबाउट द वेव। ओके। सो वेलोसिटी तुम्हें दी हुई है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, वेलोसिटी दी हुई है, वेवलेंथ दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी। सही, सब चीज़ें निकालो अलग अलग, खुद ही पता चल जाएगा, राइट। 1/91 एक्सपोनेंट -3 करोगे, फ्रीक्वेंसी मेरे पास आ रही है 11 हर्ट्स की, राइट। सही है। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। सही है। वेवलेंथ जो है वो मुझे 4 की दिख रही है, लैम्डा जो है वो मुझे 4 का दिख रहा है। सही है। और अगर मैं इनको जो है ना
4 इंटू फ्रीक्वेंसी कर दूँ तो मुझे स्पीड जो है वो वी दिख रही है 43 की, राइट। 43.96, 44 हो जाएगी, सही, 44। सही है। अब देख लो, अच्छा 44 सेंटीमीटर है तो 0.44 हो जाएगी, सॉरी 0.44, सही। अब आप देख लें कि भाई क्या क्या आंसर करेक्ट है, राइट। इट हैज़ अ वेलोसिटी दिस एंड यस, ये सही है। इट हैज़ अ वेलोसिटी दिस एंड नहीं, बस बाकी तुम्हें पता है कि भाई कैलकुलेशन तुम्हारे पास आ रहे हैं, सही है। सो विजिबल स्पेक्ट्रम, ओके, इन ऑर्डर फ्रॉम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ टू द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, राइट। तो हमें बताया कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो है वो गामा की होती है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ जो होती है वो रेडियो की होती है, राइट। रेडियो की, और यहाँ पे तुम्हारे पास गामा होती है, राइट। गामा की जस्ट बराबर में एक्स होता है और रेडियो के जस्ट बराबर में माइक्रो होता है, सही है। और फिर बीच में आता है विजिबल लाइट, सही है। विजिबल का एंड होता है रेड पे, उसके बराबर में होता है इंफ्रारेड, सही है। और विजिबल जो स्टार्ट होता है वो वायलेट से स्टार्ट होता है, उससे पहले होता है अल्ट्रा वायलेट, राइट। सो ये तुम्हारे पास पूरा स्पेक्ट्रम है। सो तुम्हारे पास एक्स है, इंफ्रारेड एंड माइक्रोवेव, राइट, डी हो जाएगा। चलो, फ्रीक्वेंसी तुम्हें दी हुई है, सही है। अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी दिस, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, सही है। सो 1 ओवर कर दो, 1/5 एक्सपोनेंट 9, सही है। सो तुम्हारे पास 2 एक्सपोनेंट -10 आ रहा है, सही है। इसका क्या मतलब होगा, 0.2 नैनो सेकेंड हो सकता है, सही है। या फिर जो है 200 पिको सेकंड हो सकता है। ये सारे मैं कैलकुलेटर से करूँ, पिको सेकंड डायरेक्ट डायरेक्ट जो है ना, तुम ईएनजी का बटन होगा 8 के ऊपर, राइट। जब तुम रैंडम उसको जब जस्ट प्रेस करोगे तो तुम्हारे पास जो है ना 200 एक्सपोनेंट -12 प्रोड्यूस कर देगा, और जब तुम शिफ्ट दबा के करोगे तो ऊपर वाला जनरेट कर देगा, राइट। सो ये तुम्हारे पास आ रहा है, सही। अच्छा जी, थ्री स्टेटमेंट अबाउट द टू प्रोग्रेसिव वेव आर लिस्टेड। द वेव have the same frequency, have the same amplitude, are emitted with a constant phase, okay. Which statement must be considered to be coherent, okay। सेम फ्रीक्वेंसी होना चाहिए और इन फेज होनी चाहिए, राइट। विद अ कांस्टेंट फेज होनी चाहिए, 1 और 3 तो हमारे पास जो है ना ये होनी चाहिए, सही। अच्छा जी। सो आ जाए भाई, आगे चलते हैं। क्या नाम है तुम्हारा, रीड कर लो भाई, इब्साम रीड कर ले भाई। Waves P and Q have the same amplitude. The waves meet in phase at point X and interfere to give a resultant wave with intensity I. The amplitude of wave P is doubled. What is the new intensity of the resultant wave at X in terms of I? हम्म, क्या करेगा भाई, इंटेंसिटी डबल कर रहे हो पहले। जब इंटेंसिटी आई थी तो आपके पास ये आ रहा था, जब डबल इंटेंसिटी करो तो कुछ ना कुछ वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, क्या कहते हो। सर एम्पलीट्यूड डबल हो रहा है ना, तो वो 4 से नहीं हाँ हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि जब एम्पलीट्यूड डबल कर रहे हो तो डबल से मतलब 1 से जो बड़ा आंसर आना चाहिए ना, ए तो नहीं हो सकता, सही। तो जब 1 से बड़ा आंसर होगा तो उसमें फिर क्या होगा, देखते हैं, चलो आप कर लेते हैं। सो प्रीवियसली जो है, जब हमारे पास, लेट्स से हमारे पास जो है ना 2a का एम्पलीट्यूड था और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आई की इंटेंसिटी आ रही थी, सही है। सही है, और हमें पता है कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, सही है। तो ये हमारे पास प्रीवियस केस था, राइट। अच्छा, अब उसने कहा कि भाई द एम्पलीट्यूड ऑफ द पी इज डबल, राइट। और क्यू का सेम एम्पलीट्यूड है, इसका मतलब है 2 वहाँ से हो जाएगा, 3 यहाँ से हो जाएगा, सब 3 का एम्पलीट्यूड हो जाएगा, सही है। और ये हम निकालने वाले हैं इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी आई नॉट, लेट्स से, सही है। सो 3 हो सर जाएगा पी 9, क्यों होगा? क्योंकि एक को डबल किया हुआ है आपने, पी को डबल किया हुआ है, सही है। और क्यू सिंगल है, राइट। और वो दोनों मीट हो रहे हैं, राइट, मीट एट इंटरफेयर एट पॉइंट एक्स, राइट। कुछ समझ नहीं आया, 3 वाला नहीं। अबे सुन तो ले, समझाने तो दे। भाई कहना ये है कि देखो आपके पास द वेव मीट इन फेज एट एक्स, राइट। तो पी और क्यू दोनों मीट हो रहे हैं और मीट होने के बाद वो इंटेंसिटी बना रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मीट होने का मतलब ये होगा कि एम्पलीट्यूड ऐड करोगे, राइट। समझ गया। क्या? तो बस ये, नहीं समझे ना, अभी झूठ बोल रहा है बैठ के। नहीं नहीं नहीं, वो फिर आप वेव पी और क्यू को कि एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड को को ऐड कर ऐड, रहे हैं ना। हाँ जी जी जी, एम्पलीट्यूड को ऐड करके फिर आप सॉल्व करोगे, राइट। मतलब इनिशियली पी का एम्पलीट्यूड ए था और क्यू का भी एम्पलीट्यूड ए था, दोनों को ऐड किया तो 2a बन गया, राइट। पॉइंट एक्स पे, राइट, क्योंकि पॉइंट एक्स पे जो इंटेंसिटी आ रही है वो आई आ रही है, राइट। फिर जब पॉइंट एक्स पे ही नई नई इंटेंसिटी निकालनी है तो एक का डबल एम्पलीट्यूड था, एक का सिंगल था, तो दोनों का एडअप किया 3 बन गया, समझ रहे। ठीक है।
सो 9 डिवाइडेड बाय 4 ए, सही है, और स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे आई आ जाएगा। सही है, सॉल्व कर लो। सो 9/4, 2.25, 2.3, सही है। रेडियो वेव कैन नॉट बी पोलराइज बट साउंड वेव, रेडियो वेव कैन बी पोलराइज क्योंकि ट्रांसफर्स होती है, बट साउंड वेव कैन नॉट बी पोलराइज क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल होती है। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर जो है वो पार्टिकल और वेव दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं या ऑसिलेट होते हैं। तो उस वजह से तुम अगर वेव की किसी डायरेक्शन को ब्लॉक करोगे तो पार्टिकल किसी किसी डायरेक्शन को ब्लॉक करोगे तो वेव भी ब्लॉक हो जाएगी। सही है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सही, ट्रांसवर्स वेव और प्रोग्रेसिव वेव दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। सही है, सॉरी, ट्रांसवर्स वेव और ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जो ट्रांसवर्स वेव है उसके अंदर पार्टिकल ऊपर नीचे और वेव आगे जाती है, राइट। तो अगर पार्टिकल की किसी भी ऑसिलेशन को ब्लॉक करोगे तो उससे वेव ब्लॉक नहीं होगी, राइट, रेडियो वेव के अंदर या ट्रांसवर्स वेव के अंदर। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर जो एयर पार्टिकल होंगे और जो एनर्जी होगी वो दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, राइट। एयर पार्टिकल ऑसिलेट होता है और जो है ना एनर्जी ट्रैवल करेगी, राइट। तो अगर तुम एयर पार्टिकल के किसी भी एक ऑसिलेशन को रोकने की कोशिश करोगे तो उससे जो पूरा साउंड ट्रैवल हो रहा होगा वो पूरा रुक जाएगा। सही, तो ये हमारे पास होता है। सही है, रेडियो वेव आर जनरली ऑफ नो, रेडियो वेव आर ट्रांसवर्स बट साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडनल वेव, यस, बी इज आंसर, राइट। अच्छा जी, आ जाए। तो तुमसे कह रहे हैं लाइट ऑफ अ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द रिफ्रैक्शन ग्रेटिंग विद अ टोटल number of n lines in the with w, the number a second order maxima is observed at an angle theta. Okay, so n lambda is equals to d sin theta, right? अच्छा जी, सो इन्होंने कहा भाई विद द टोटल नंबर ऑफ एन लाइंस इन द विड ऑफ डी, राइट। आपको पता है कि भाई हमारे पास अगर वन लाइन है, वन लाइन, सही है, उस वन लाइन के लिए जो है वो हमारे पास होता है रिप्रेजेंटेशन डी। ओके, सो इफ वी हैव एन नंबर ऑफ लाइन इन द टोटल विड्थ ऑफ डी, सही है, तो मैं उसको जो है ना टोटल विड्थ ऑफ डब्ल्यू, तो उसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। सही है, सो एन डी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, राइट, एंड डी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ओवर एन, राइट। बेसिकली मुझे डी को रिप्लेस करना है जो गिवन लेटर्स है उससे, तो इससे मैंने इसको ये किया, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, राइट, लैम्डा का लैम्डा रहेगा, सही है। और आपके पास जो है डब्ल्यू ओवर एन, राइट, एन साइन थीटा, राइट। और फिर आप सिंप्लीफाई कर लो अगर, सो तुम्हारे पास जो है ना एन यहाँ पे आ जाएगा और डब्ल्यू साइन थीटा डिवाइड बाई टू लैम्डा, सही, डब्ल्यू साइन थीटा डिवाइड बाई टू लैम्डा। अच्छा जी, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ बेसिस। अच्छा, तुम्हें पता है कि फर्स्ट लॉ करंट लॉ होता है और वो जो है ना चार्ज के कंजर्वेशन पे होता है, राइट। सो ये ए हो गया, सही है। एनर्जी जो है वो तुम्हारे पास सेकंड लॉ हो जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, राइट। और दिस इज द किरचॉफ का फर्स्ट लॉ एक्चुअली, राइट। उसने कहा कि भाई कौन सी चीज जो है वो किरचॉफ का, अम, अबे यार गलत हो गया यार, उल्टा पढ़ लिया। किरचॉफ का सेकंड लॉ बोला है ना यार, माजरत, ये यहाँ पे हो जाएगा। सही, सही है, देखो उसने तुमसे ये नहीं बोला कि व्हाट इज द किरचॉफ लॉ, राइट, या व्हाट इज द किरचॉफ सेकंड लॉ, राइट। तो किरचॉफ का सेकंड लॉ ये है, राइट, एंड किरचॉफ का फर्स्ट लॉ ये है, राइट। लेकिन किरचॉफ किसके नतीजे में बना है वो ये पूछ रहा है, right? और किरचॉफ इसके नतीजे में बना है, राइट। चलो भाई मुश्किल सर्किट आ गया। तुमसे कह रहे हैं द डायग्राम शो द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर एलडीआर, द एमीटर रीड जीरो। अगर एमीटर जीरो रीड कर रहा है इसका मतलब है जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे है वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे करंट जो है ना आगे पीछे नहीं जा पा रहा है, सही है। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एलडीआर? ओके, तो अगर मैं देखूं कि भाई हमारे पास जो है हम्म, 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 अच्छा जी और यहाँ, एमीटर वाली बात समझा सकते हैं। क्या चीज? देखो उसने कहा कि एमी एमीटर जीरो कब रीड कर, करंट फ्लो कब करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है, राइट। और कब फ्लो नहीं करता है जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है, राइट। सो यहाँ पे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है पीडी यहाँ पे जो भी है वही पीडी यहाँ पे भी है, राइट, सेम पीडी है, राइट, सेम पीडी, सही है, अक्रॉस 30 के, सही है, एन एल डी आर, राइट। सही है, इस वजह से जो है ना आपका करंट फ्लो नहीं कर पा रहा है, सही। सो हम यहाँ पे अब सॉल्व कर लेते हैं, जरा देख लो। सही है, सो मैं जो है ना अगर पहले ये वाली ब्रांच ले रहा हूँ, ओके। सही है, पहले मैं ये वाली ब्रांच ले रहा हूँ, सही, इस ब्रांच को लेकर सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या आता है। सही है, सो 30
डिवाइडेड बाय 30 + 10 40 हो जाएगा। सही है। इंटू 12, राइट। यहाँ से आगे मेरे पास इसका पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। सो ये मेरे पास आ जाएगा V। सही है। अच्छा जनाब, अब जो है सेम पोटेंशियल डिफरेंस वहाँ पे भी भाई होगा। फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं? पोटेंशियल डिवाइडर का भाई। V ओके। out is equals to R1 divided by R1 plus R2 टाइम्स V in। सही। सही है। सो यहाँ से मेरे पास, अच्छा, जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ का आएगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे होगा। आपको पता है पैरेलल सर्किट है, 12 वोल्ट यहाँ पे भी आएंगे, 12 वोल्ट यहाँ पे भी आने वाले हैं। सही। सो तुम कर लो भाई। अच्छा खैर, अब यही चीज़ जब आप यहाँ पे करोगे, सो अब आपको पता है कि भाई हम इसके अक्रॉस काम करें, ये वाले रेजिस्टर के अक्रॉस हम काम करें, नीचे वाले के ना। सो हमने इसके रेजिस्टेंस को रख लिया ऊपर। सही है। डिवाइडेड बाय R+6, राइट, इंटू 12 वोल्ट, राइट। और V आउट जो है वो हम ऊपर से निकाल चुके हैं। सही है, इसको निकाल लो भाई। आपके पास बन जाएगा 30 × 12 डिवाइडेड बाय 40, 9 आ रहा है। सही, 9। सही। ये आपके पास आ जाएगा यहाँ से 9। सही। ये आ गया। अच्छा जी, सॉल्व कर लो भाई। सो ये 9 डिवाइडेड बाय 12, ओके, इज इक्वल्स टू R डिवाइडेड बाय R+6, राइट। सिंप्लीफाई कर लो। सही है। सो ये हो जाएगा 3 ज़ा, ये हो जाएगा 4 ज़ा, एंड फिर आप जो है 4R इज इक्वल्स टू 3R+18, राइट, एंड देन R इज इक्वल्स टू 18। सही। बी आ गया। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। अब मुझे थोड़ा सा भागने, नमाज का टाइम भी होने लगा है, तो इसीलिए जो है 6 मिनट के अंदर, तो इसे जल्दी जल्दी में करवा रहा हूँ। सही है। अ टॉर्च यूजेज अ 3 लैम्प कनेक्टेड इन पैरेलल, is powered by a cell of electromotive force this and negligible internal resistance. Each lamp dissipates 0.6 watt of power. What is the current in the cell? Okay. So हमें पावर दी हुई है, हमें वोल्टेज भी पता है। ईएमएफ जो है, जो एक एक बैटरी का होगा, मतलब तुम्हें जो है ना इस तरह से दिखना चाहिए। सही है। सही है। अब तुम्हें पता है कि भाई जो वोल्टेज यहाँ पे आएगा वो यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, राइट। पावर डेसिपेशन एक ही दी हुई है, तो तुम उससे निकाल लो। वीआईपी वाला फॉर्मूला लगा लो। सही है। सो 0.6 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू आई, राइट। सो 0.6 डिवाइडेड बाय 3, आई एम गेटिंग 0.2, राइट। 0.2 का करंट यहाँ जा रहा है, राइट। 0.2 का यहाँ पे भी होगा और 0.2 का यहाँ पे भी होगा, राइट। दोनों सबको कंबाइन करोगे 0.6 का करंट बन जाएगा सर्किट के अंदर। सही। अच्छा जी, आ जाए भाई, आगे चलते हैं। तुमसे कह रहा है कि द सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर, अ फिक्स रेजिस्टर एंड अ वोल्ट मीटर, ओके। द वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीजेज, राइट। अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ रही है, इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है। सही है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है, इसका मतलब है यहाँ पे लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है। सही है। क्योंकि इंटेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी गलत हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अगर यहाँ पे कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रही है, और रेजिस्टेंस कम हो रही है तो इंटेंसिटी बढ़ी है, तुम ऐसे भी कह सकते हो। सही, गलत नहीं हुआ, but खैर मैंने कंप्लीट बताया था। अच्छा जी, विच क्वांटिटी डिक्रीजेज एज द वोल्टमीटर रीडिंग इंक्रीजेज, राइट। तो अब यहाँ पे जो है द चार्ज मूविंग, अच्छा जी, डिक्रीज, अच्छा ये रेजिस्टेंस इसकी कम हो जाएगी, राइट, बाय द वे, चलो मैं लिख देता हूँ। सही है। विच क्वांटिटी डिक्रीजेज एज द वोल्ट मीटर रीडिंग इंक्रीजेज, ओके। द चार्ज मूविंग थ्रू द सेल पर यूनिट टाइम, चार्ज डिक्रीज नहीं होंगे क्योंकि रेजिस्टेंस डिक्रीज हुई है, जो चार्ज को इंक्रीज होना चाहिए, राइट। द एनर्जी ट्रांसफर टू द फिक्स रेजिस्टर पर यूनिट चार्ज, एनर्जी तो बढ़नी चाहिए क्योंकि तुम्हारे पास वोल्टेज बढ़ रहा है, राइट। सही है। द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस और द ऑन द एलडीआर, सही है, वो भी तुम्हारे पास इंक्रीज हो रही है, राइट। उसने डिक्रीज का पूछा हुआ है क्योंकि हमने देखा कि भाई इंटेंसिटी इंक्रीज हो रही है। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल, अच्छा जी, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा क्योंकि देखो जब तुम्हारे पास रेजिस्टेंस कम होगी तो ज़्यादा करंट होगा। जब ज़्यादा करंट जो है वो तुम्हारे पास यहाँ से फ्लो होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर से ज़्यादा करंट जाएगा, सो ज़्यादा वोल्टेज लॉस होगा, राइट। और जब ज़्यादा वोल्टेज लॉस होगा, सो इट बी लेफ्ट विद लेसर वोल्टेज जो कि आउटपुट पे आ रहा होगा, समझ रहे हो। तो ये आपके पास हो गया 34। आ जाओ भाई 35 देख लेते हैं। द सर्किट शोज, द सर्किट शोन तो तीसरे कंटेन, वाले का जवाब क्या था? ये डी भाई। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है द सर्किट शोन कंटेन अ सेल विद अ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस एंड एनर्जी ट्रांसफर पर यूनिट चार्ज इन ड्राइविंग द चार्ज अराउंड द कंप्लीट सर्किट इज ई, राइट। ये वो है, ईएमएफ दे दी है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स एंड वाई इज वी, ओके। सही है। यहाँ पे वी आ रहा है,
राइट, ये वी है और ये ई है। Okay, the cell is then replaced with a different cell of the same electromotive force that has significant internal resistance, right? तो इसका मतलब है कि कुछ वहाँ पे लॉस भी होगा, और जो वोल्टेज है ना, पोटेंशियल डिफरेंस, वो कम हो जाएगा, राइट। सही है। सो अगर सेम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो ई तो सेम रहेगा, सही है। सो ई तो सेम रहना चाहिए, अगर आप सेंसिबली देखो तो ई तो सेम रहना चाहिए, राइट, क्योंकि ई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आउटपुट पे जो वोल्टेज आ रहा होगा उस पर फर्क पड़ेगा, राइट, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ वोल्टेज कंज्यूम कर लेगा, जब वो कुछ कंज्यूम करेगा, सो विल बी लेफ्ट विद द लोअर वोल्टेज, राइट। सो ये हो जाएगा। अब यार कितने चल रहे हैं, अबे यार, इससे जितना जान छुड़ाने की कोशिश करो ना उतना आ जाता है, सही है। अच्छा जी, तुमसे कह रहा है कि इन द सर्किट शोन द बैटरीज आर आइडेंटिकल एंड all have the negligible internal resistance, all of the resistors have the same resistance, the diode have the zero resistance when conducting and infinite resistance when not conducting, सही। सो जीरो रेजिस्टेंस मतलब वो डायोड को तुम रिमूव कर सकते हो जब वो फॉरवर्ड बाइस में लगे हुए, राइट। और तुम्हें बताया कि भाई डायोड जो होता है वो जो है ना, जब करंट यूं जाता है, राइट, करंट अगर इसमें से यूं जाएगा तो अलाउ करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ब्लॉक कर देगा, राइट। अच्छा जी, इन विच सर्किट द करंट इन द बैटरी वुड बी ग्रेटेस्ट, राइट। करंट ग्रेटेस्ट होने के लिए पैरेलल में होना चाहिए, क्योंकि सीरीज के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, तो बी तो नहीं होना चाहिए, राइट। ए सी डी में से कुछ होगा, सही है। अच्छा जनाब, और तुम्हारे पास जो है, अच्छा अगर हम अच्छा, पहली जो ये चीज़ है कि पैरेलल में होनी चाहिए, दूसरी ये चीज़ है कि दोनों पैरेलल वाली ब्रांच ना काम करने वाली हो, राइट। अगर किसी भी एक पैरेलल वाली ब्रांच को तुम क्लोज कर दोगे तो फिर उससे वो सीरीज बन जाएगा, राइट। अब देखो इसके अंदर दोनों ब्रांच से करंट फ्लो हो सकता है, राइट, तो इसका मतलब है कि दिस इज प्योरली पैरेलल सर्किट, सही, उसके तौर पे काम कर रहे हैं, तो इसके अंदर कम करंट होना चाहिए। सी के अंदर देखो उल्टा, यहाँ पे उल्टा डायोड लगाया हुआ है, तो इसका मतलब है ये तो काम ही नहीं करेगा, राइट। सो ये सिर्फ एक रजिस्टर रहेगा, इसके अंदर करंट ज्यादा होगा, मतलब इसके अंदर करंट, ए के अंदर करंट हाफ होगा, सी के अंदर डबल होगा, राइट। और डी के अंदर भी वही सीन है कि ये काम नहीं कर रहा होगा, तो इसके अंदर करंट हाफ होगा, और सी के अंदर, ए के अंदर जो है वो डबल होगा, राइट, क्लियर। अच्छा जी, खैर, चलो भाई आगे चलते हैं। अच्छा जी, आ जाओ। तुमसे कह रहे हैं कि द पोटेंशियोमीटर सर्किट इज यूज्ड टू डिटरमिन द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ of the cell. The circuit include a second cell of the EMF 1.5 volt, and the internal resistance is connected to the uniform. Okay, fine. A uniform resistant wire of a length this and the resistance that much. Okay, the resistance wire XY has a length of 0.96 and had the resistance of that much. Okay, the movable, the galvanometer reads zero, the length is this. Okay, what is the EMF value? देखो, तो सिंपल सा सीन ये है कि भाई, ये जो 1.5 वोल्ट की बैटरी है ना, ये जितना वोल्ट इस 6.64 की कॉरेस्पॉन्डिंग ड्रॉप करी होगी ना, वही इसका ईएमएफ होने वाला है। और क्यों होने वाला है? क्योंकि इसने हमें कहा है कि गैल्वानोमीटर जीरो रीड करे, और गैल्वानोमीटर जीरो तभी रीड करेगा कि जब इन दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, राइट। अब पोटेंशियल डिफरेंस बना कौन कौन रहा है? एक ये बैटरी जनरेट करी और एक ये बैटरी जनरेट करी। तो जब इसका वो ड्रॉप जो कि एक्स जेड पे होगा, और इस बैटरी का जो वैल्यू है वो जब बराबर हो जाएंगे, तो करंट जीरो हो जाएगा, सही। आई थिंक ये खोपड़ी शरीफ में आ गई होगी बात। सो कर लेते हैं। तो अब इन्होंने सबसे पहले हमें ये बताया हुआ कि 0.96 जो है वो उस पूरी लेंथ है, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास करंट है वो रेजिस्टेंस है 5 ओम कह रही है। 0.64 की लेंथ के अक्रॉस कितनी रेजिस्टेंस आएगी, पहले तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकाल लेते हैं, सही है। सो ये मेरे पास आ गया 0.64 इंटू 5 डिवाइड बाई 0.96, सही है। सो आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस एज 3.333। ओके, ये रेजिस्टेंस आ गई 0.64 के कॉरस्पॉन्डिंग, सही है। अच्छा जी, अब जो है मैं जो है ना पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला लगा दूं, अभी फॉर नाउ इसको इग्नोर कर दो, फॉर नाउ इसको इग्नोर कर दो, ऐसा है नहीं है, सही। पोटेंशियल डिवाइडर का फॉर्मूला मैंने लगा दिया 3.333 डिवाइडेड बाय, सही है, 3.333 प्लस 0.5 इंटू 1.5, राइट। इससे मुझे पता चल जाएगा कि वहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, सही है। सो आंसर डिवाइडेड बाय आंसर प्लस 0.5 इंटू 1.5, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, आई एम गेटिंग वी आउट एज 1.3, राइट। सो ये वाली जो बैटरी है, ये बैटरी जो है इधर जो है 1.5 वोल्ट ड्रॉप कर रही है, राइट। वी जो आ रहा है वो आ रहा है 1 पॉइंट, सॉरी 1.3 वोल्ट ड्रॉप कर रही है, राइट। और जो रिमेनिंग 2 वोल्ट है,
जो रिमेनिंग 2 वोल्ट है वो यहाँ पे जा रहा है, सही। 0.2 वोल्ट वो यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब है ये वाली बैटरी भी कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी 1.5, 1.3, लेकिन 1.3 तो आंसर ही नहीं, बंद हो गया लो। अच्छा जी। आई हाई। करंट तो हमारे पास, वैसे हम एक काम ही कर सकते हैं, एक और काम भी तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो हम इसको डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर पाएंगे। 1.3, अच्छा एक और काम। अगर मैं इस सर्किट को इग्नोर करें, सही है। अगर हम इस सर्किट को इग्नोर कर दें, कहाँ गया, सही, अगर हम इस सर्किट को इग्नोर कर दें, सही, ये हमने इग्नोर कर दिया, सही। हमारे पास ये सर्किट बचा, सही। सो इस सर्किट का टोटल करंट और टोटल वोल्टेज निकाल लेते हैं, सही, या वो पोटेंशियल यहाँ पे निकाल लेते हैं कितना ड्रॉप हो रहा है, सही। सो मेरे पास जो है जो रेजिस्टेंस है वो मेरे पास आ रही है 5 प्लस, कहाँ गया, अबे यार गलत भंड हो गया ना, ये ऊपर ही भंड होता आ रहा है। 0.5 की रेजिस्टेंस, मैन शिट। एक सेकेंड, यहाँ भंड हो गया। 0.5 की ये रेजिस्टेंस है, सही है। सो उससे क्या आएगा, 0.5 इंटू 0.64 डिवाइडेड बाई 0.96, तो 0.33 आ रहा है, सही है। माजरत भाई माजरत। सो ये आ जाएगा 0.333, सही है। यहाँ पे जो है ना, ये इधर आ जाएगा, सही है। और ये इसको करीब कर दें थोड़ा सा, सही, ये भी डेसिमल यहाँ पे आएगा, सही। सो जब यहाँ पे आएगा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज बन जाएगा, +0.5 इंटू 1.5, सो 0.6 आ रहा है। 0.6, राइट। सो तो मेरे पास जो है 0.6 यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, सही है, सही है, सही है, कोई मसला नहीं है। इसको जो है आप कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास आ रहा है वो आ रहा है 0.6 आ रहा है। तो ईएमएफ भी इसकी होनी चाहिए 0.6, 0.5 के आसपास होनी चाहिए। सो इट शुड बी ए। लेकिन जो है ना, आंसर थोड़ा सा और एक्यूरेट होना चाहिए। थोड़ा सा एक्यूरेट क्यों नहीं आ रहा? 0.96 है, 0.94 लिया हुआ क्या मैंने? 0.64, 0.96 एंड 0.5, एवरीथिंग इज करेक्ट। 0.64 एंड 0.96, सही है। ओके। और 0.5, सही है। 0.6 आ रहा है ऑल दो, बट सही है। सो ये मेरे पास जितनी वैल्यू इसकी अक्रॉस आ रही होगी वही बेसिकली। अब ये जो 0.6 है, इससे क्या पता चला कि 1.5 वोल्ट की जो बैटरी है इसमें से 0.6 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, और रिमेनिंग जो है 0.9 यहाँ पे ड्रॉप हो रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया, सही है। और यहाँ पे चूंकि पोटेंशियल डिफरेंस हमें जीरो करना है, तो ये वाली बैटरी भी इतनी वोल्टेज ड्रॉप करेगी तभी जाके वो काम होगा। सो हमने ये कर दिया, सही। लेकिन लेकिन 0.5 के बजाय 0.6 एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। वैसे एग्जैक्ट आंसर क्यों नहीं आ रहा? क्या मैंने कोई वैल्यू गलत ले ली है? 0.64 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 0.96, सही है, सही आ रही है। अच्छा 0.5 ये है, वेट, हम जो वो निकालें, सो हमारे पास पॉइंट, अच्छा एक सेकंड ना, ये गलत हो रहा है ना। 0.333 की रेजिस्टेंस यहाँ पे आ रही है, सही है, डिवाइडेड बाय टोटल जो रेजिस्टेंस है दैट इज गोइंग टू बी 0.5 प्लस 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5। सो ये हाँ एग्जैक्ट आ रही है, सही। क्योंकि भाई यहाँ पे तो अभी पूरा सर्किट लगा हुआ है ना नीचे, तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 0.5, ये 0.5 इसकी आएगी, राइट, क्योंकि नीचे अभी पूरा सर्किट लगा हुआ है, तो ये 0.5 इसकी आएगी, राइट। एंड ये 0.5 इसकी आ रही है, नहीं, ये 0.5 इसकी आ रही है, राइट। एंड जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0.5 आ रहा है, एग्जैक्टली, राइट। तुमसे कह रहे हैं विच पार्टिकल इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। सो क्वार्क सारे फंडामेंटल होते हैं, न्यूट्रॉन नहीं होता, सही है। फ्लोरीन अंडरगो बीटा पॉजिटिव डिग्री टू फॉर्म अ स्टेबल न्यूक्लियस, ओके। बीटा पॉजिटिव का मतलब ये होगा कि एक प्रोटॉन जो है वो न्यूट्रॉन बन जाएगा, सो प्रोटॉन हो जाएगा कम, सही है, न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा, सही है। सो अभी जो है 9 है,
सो 10 बन जाएंगे, सही है। एंड विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? अ बेरियन इज अ हेड्रॉन कंसिस्ट ऑफ 3 क्वार्क, a meson is a hadron consists of उल्टा हुआ, वो दोनों उल्टे लिखे हुए हैं, सही है। The electron is a fundamental particle and is lepton, okay, and the neutrino is a fundamental particle and is also an electron, okay। चलो बस, सही है।